एंड डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था फिजिक्स का फर्स्ट पोर्शन, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। उस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम जो अपना चैप्टर अगला लेके आने वाले हैं वो मैकेनिक्स से रिलेट करेगा। मैकेनिक्स का फर्स्ट पोर्शन होगा और मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन, गति को पढ़ेंगे हम लोग। गति क्या होती है, सभी बच्चों को पता होगा गति क्या होती है। तो किसी भी वस्तु को जब हम गति की परिभाषा में बोलते हैं, गति में बोलते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है? तो गति की सिंपल सी परिभाषा कि जब किसी वस्तु के निर्देशांक पृथ्वी के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष यदि किसी वस्तु के निर्देशांक निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं तो उस वस्तु को किस अवस्था में बोला जाता है बच्चों? गति की अवस्था में बोला जाता है। लेकिन यदि किसी वस्तु के निर्देशांक पृथ्वी के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, तो उस वस्तु को किस अवस्था में बोला जाता है? विराम की अवस्था में बोला जाता है, रेस्ट पोजीशन में बोला जाता है। तो मोशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। सभी लोगों को पता होगा मोशन जनरली कितने टाइप का बताया जाता है? 3 टाइप का। जो मोशन होता है हमारा बेसिकली कितने टाइप का होता है बच्चों? 3 टाइप का होता है। हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है इनको, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो 1 डायमेंशनल मोशन के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हम पहले तो तीनों डायमेंशनल की डेफिनेशन देखेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में समझेंगे क्या होता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके बाद हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम कितने वेरिएबल होते हैं, इन वेरिएबल का कहाँ यूज़ करना है, किस तरह से इनको पहचानते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर है हमारा 1 डायमेंशनल मोशन। इसके पार्ट में मैंने जैसे आपको बताया हम मोशन इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली बच्चों कई जगह पे इस तरह से पढ़ाया जाता है कि भाई यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो एकविमी गति है, यदि कोई वस्तु समतल में गति कर रही है तो द्विविमी गति है, यदि कोई वस्तु आकाश में गति कर रही है तो त्रिविमी गति है। नो डाउट ये परिभाषाएं कई हद तक सही हैं, कई हद तक ये परिभाषाएं सही हैं, लेकिन पूर्णतः इन परिभाषाओं को सत्य मानना मुझे नहीं लगता सही हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि आकाश में की जाने वाली सभी की सभी गतियाँ त्रिविमी होती हैं। ऐसा कहना गलत होता है। आकाश में की गई सभी गतियाँ त्रिविमी नहीं होती हैं। इसको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से पढ़ेंगे, किस तरह से समझेंगे उसको इस तरह से देखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मोशन इन ए 1 डायमेंशनल मोशन इन 1 डायमेंशनल। हम यदि एकविमी गति की परिभाषा देखें, द्विविमी गति की परिभाषा देखें या त्रिविमी गति की परिभाषा देखें, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि हम बात कर रहे हैं एकविमी गति की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एकविमी गति की। एकविमी गति की यदि हम बात करते हैं तो एकविमी गति की परिभाषा, द्विविमी गति की परिभाषा या त्रिविमी गति की परिभाषा हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। किससे समझेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो ध्यान दीजिएगा, हमें कितने अक्ष पता है? 3 अक्ष पता है। जनरली कितने अक्ष होते हैं हमारे? 3 अक्ष होते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, और जेड कोऑर्डिनेट कहीं इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होता है। चूंकि ये 2D है, 2D पे इस तरह से दिखाया नहीं जा सकता, 3D होता तो दिखा सकते थे। 2D होने के ब्याह पे ये जो थर्ड हमारा जो जेड हमारा जो एक्सिस है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों? बोर्ड के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में जा रहा है। इसको परपेंडिकुलरली ना शो करते हुए हम इस डायरेक्शन में जनरली इसको शो करते हैं। तो हमारे कितने एक्सेस है बच्चों? 3 एक्सेस है। अब 1 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन की जब डेफिनेशन देखते हैं तो इन एक्सेस के बिहाफ पे ही हम लोगों को देखना है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के, सपोज करिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण यानी कि किसी वस्तु के गति के कारण यदि उसके केवल एक अक्ष में परिवर्तन आता है, उसके कितने अक्ष में परिवर्तन आता है? केवल बच्चों एक अक्ष में। वो एक अक्ष एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, लेकिन केवल कितने अक्षों में परिवर्तन आता है? केवल एक अक्ष में। तो उसकी इस गति को हम कौन सा बोलते हैं बच्चों? 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, यानी कि एकविमी गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक, विमा का मतलब क्या? दिशा। विमा का मतलब क्या बच्चों? दिशा। वो केवल एक ही दिशा में क्या कर रही है? गति कर रही है। उसकी गति से कितने अक्ष परिवर्तित हो रहे हैं? उसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? केवल एक। कितने कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहा है? केवल एक में। वो एक्स हो सकता है, वो वाई हो सकता है, वो जेड हो सकता है। बाय एग्जाम्पल यदि बात करता हूं मैं, तो जैसे किसी सीधी सड़क पर चलती हुई कार, मोशन ऑफ ए कार इन स्ट्रेट रोड,
किसी भी सीधी सड़क पर चलती हुई कार, यदि सीधी सड़क पर कोई कार चलती है तो केवल कितने अक्ष में परिवर्तन दिखाती है बच्चों? केवल एक ही अक्ष में परिवर्तन दिखाती है, उसका वाई या जेड से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मोशन ऑफ ए मूविंग ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, किसी भी सीधे ट्रैक पर, किसी भी सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, कौन सी गति होती है बच्चों? एकविमी गति। कारण क्या है? क्योंकि वो भी केवल एक ही अक्ष में परिवर्तन दिखाती है, चाहे वो अक्ष एक्स हो, चाहे वो अक्ष वाई हो, चाहे वो अक्ष जेड हो। तो किसी भी वस्तु की गति के कारण, उसकी गति के कारण जितने अक्ष परिवर्तित होते हैं, जितने अक्षों में परिवर्तन आता है, उन अक्षों में परिवर्तन के कारण, उन अक्षों में परिवर्तन के बिहाफ पे हमेशा बोलते हैं कि उसकी गति कौन सी होगी। तो एकविमी गति परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। हम आगे बात करते हैं द्विविमी गति की। हम मोशन इन टू डायमेंशनल की बात करते हैं बच्चों। तो मोशन इन टू डायमेंशनल की जब हम बात करते हैं तो मोशन इन टू डायमेंशनल की बात में परिभाषा सेम रहेगी जिस तरह से हमने एकविमी गति की परिभाषा देखी है। तो द्विविमी गति की परिभाषा जब हम लोग देखते हैं, द्विविमी गति की परिभाषा भी वही रहेगी बच्चों जिस तरह से हमने एकविमी गति की परिभाषा देखी है। तो द्विविमी गति कौन सा हमारा नेक्स्ट हेडिंग? द्विविमी गति है। अब यदि इसको समझना है तो हमें पहले परिभाषा को समझना पड़ेगा जिस तरह से हमने एकविमी को समझा था। सपोज करिए आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये कौन सा बच्चों? जेड है। किसी वस्तु की गति के कारण, किसी भी वस्तु की गति के कारण यदि उसके 2 अक्षों में परिवर्तन होता है, कितने अक्षों में बच्चों? 2 अक्षों में परिवर्तन होता है। सपोज करिए वो 2 अक्ष, एक तो वाई एक्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? वाई हो गया। एक्स और वाई जब 2 अक्ष मिलके बनाते हैं तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई क्या बोलते हैं बच्चों? क्षेत्रफल। यानी कि किसी समतल में ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी समतल में की गई गति कौन सी होती है? द्विविमी गति होती है। यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण यदि उसके 2 अक्ष परिवर्तित होते हैं, वो एक्स वाई हो सकता है, वो वाई जेड हो सकता है, वो जेड एक्स हो सकता है, तो उसकी इस गति को हम कौन सी गति बोलते हैं बच्चों? द्विविमी गति बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं? द्विविमी गति बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखें, जैसे बिलियर्ड जो बॉल होती है उसकी गति हो सकती है, किसी नदी के ऊपर चल रही नाव की गति। किसके ऊपर बेटा? नदी के ऊपर चल रही नाव की गति, या फिर किसी झील के ऊपर चल रही नाव की गति, झील की सरफेस पे जो नाव चलती है उसकी गति। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यदि बात की जा रही किसी नाव या जहाज की गति कहाँ पर? नदियों के ऊपर या तालाबों के ऊपर या झील के ऊपर, तो उसकी इस गति को हम कौन सा बोलते हैं? द्विविमी गति। लेकिन यदि वही जहाज या वही नाव कहाँ गति कर रहा हो? समुद्र में गति कर रहा हो, तो उसकी इस गति को हम बोलते हैं त्रिविमी गति, 3 डायमेंशनल मोशन। यह क्वेश्चन कई जगह पे पूछा जाता है, सो ध्यान रखिएगा। इसका रीज़न कुछ और है, वो रीज़न हम आगे बात करने वाले हैं। अगला हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। किसी भी एक्सिस पर जाकर यदि कोई सर्कुलर ये जो पाथ बनाते हैं हम, तो ये पाथ कितने एक्सिस में बनता है? हमेशा 2 एक्सिस में। तीसरे एक्सिस में इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। किसी भी सर्कुलर मोशन का कितने एक्सिस से लेना देना होता है? केवल 2 एक्सिस से। कोई भी यदि सर्कुलर पाथ बनाते हैं आप लोग, तो कितने एक्सिस के साथ चेंजेस दिखाता है? केवल 2 एक्सिस के साथ। या तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या फिर जेड एक्स हो सकता है। कभी भी तीनों एक्सिस में सर्कुलाकार या वृत्ताकार पथ पे गति नहीं हो सकती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की गति कहाँ पर बच्चों? सर्कुलर पथ पर हो सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन किस मोशन का एग्जाम्पल होता है? 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 2 एग्जाम्पल, कोई भी सर्कुलर मोशन कौन सा? पहली बात तो सर्कुलर पाथ पर जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो कौन सा, किस गति का उदाहरण होता है? दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति किस गति का उदाहरण होता है? प्रक्षेप्य गति क्या होता है बच्चों? प्रक्षेप्य गति क्या होता है? यदि अर्थ के किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देते हुए किसी एंगल पे उछाल दिया जाए, कौन सी वेलोसिटी देते हुए बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी देते हुए किसी एंगल के साथ उछाल दिया जाए और अर्थ के किसी दूसरे पार्ट पर जाके क्या करे? लैंड करे, तो उसकी इस मोशन को कौन सा बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, यानी कि प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं या प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है बच्चों? पैराबोलिक पाथ होता है, यानी कि परवलयाकार
क्या होता है, मार्ग होता है। इसके द्वारा बनाया गया मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार होता है। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि प्रक्षेप्य गति में किसी कण का पथ कैसा होता है, तो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो 2 डायमेंशनल मोशन की कुछ एग्जाम्पल थे, डेफिनेशन थी। तीसरा जो हमारा मोशन आता है वो कौन सा आता है, 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि त्रिविमी गति। कौन सा आता है बच्चों, त्रिविमी गति आता है। त्रिविमी गति की परिभाषा फिर से वही जो हमने एक विमी द्विविमी दोनों की पढ़ी है। तो त्रिविमी गति की परिभाषा किस तरह से बच्चों, यदि किसी वस्तु की गति के कारण उसके तीनों अक्षांशों में, तीनों अक्षों में परिवर्तन आता है, एक्स वाई जेड तीनों में उसका परिवर्तन आता है, तो उसकी इस गति को हम कौन सा बोलते हैं, त्रिविमी गति बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण या किसी वस्तु की गति के कारण उसके तीनों अक्षों में यदि परिवर्तन होता है तो उसकी इस गति को हम कौन सा बोलते हैं बच्चों, त्रिविमी गति बोलते हैं। मोशन इन 3 डायमेंशंस बोलते हैं। अब बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की गति त्रिविमी गति कैसे हो सकती है, जैसे सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, किसी उड़ती हुई चिड़िया की गति। अब जब चिड़िया उड़ती है तो वो ना तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वो वाई एक्सिस में भी जा सकती है, वो जेड एक्सिस में भी जा सकती है। कहाँ जा सकती है बच्चों, एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, जेड में भी जा सकती है, वो फ्रीली उड़ती है। जैसे हम बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस, किसी भी गैस के अणुओं की गति। गैस के जो अणु होते हैं वो फ्री, बिल्कुल एकदम फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी विमा में जा सकते हैं। तो गैसों के अणुओं की गति, पतंग की गति या फिर किसी उड़ती हुई चिड़िया की गति, इन गतियों को हम कौन सी गति का पार्ट मानते हैं बच्चों, त्रिविमी गति का पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये तीनों अक्षांशों में क्या दिखाती है, परिवर्तन दिखाती है। तो ये तो हमने सिर्फ इतना सा समझा है, बेसिक सी चीज़ें समझिए कि एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति क्या होता है, किस तरह से इनकी डेफिनेशन होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हवा में की जाने वाली सभी गतियों को हम त्रिविमी गति नहीं कहते हैं, आकाश में की जाने वाली सभी गतियों को हम त्रिविमी गति नहीं कहते हैं। इसका कारण क्या है बच्चों, अभी जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को दिखाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ गति करता है, कहाँ गति करता है, आकाश में गति करता है इस तरह से, लेकिन उसकी इस गति को हमने कौन सा बोला, 2D बोला। कौन सा बोला बच्चों, 2D बोला। तो जनरल वो डेफिनेशंस याद करना कई हद तक सही नहीं है कि भाई एक सीधी रेखा में की गई गति एक विमी गति होती है, समतल में की गई गति द्विविमी गति होती है और आकाश में की गई सभी गतियाँ त्रिविमी गति होती है। ये कई हद तक सही नहीं है। आप इनको किस तरह से समझे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से समझें, यानी कि अक्षों की मदद से समझें। यदि एक अक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो एक विमी गति, 2 अक्षों में परिवर्तन हो रहा है तो द्विविमी गति और 3 अक्षों में परिवर्तन हो रहा है तो त्रिविमी गति। आइए हम अब बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक विमी गति से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक सरल रेखा में गति को पढ़ने वाले हैं, जो कि किसका पार्ट होती है, लगभग 1 डायमेंशनल मोशन का पार्ट होती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम जो बात करेंगे बेसिकली केवल आज बच्चों हम बात करेंगे इसके वेरिएबल्स के बारे में, इसके अचर पदों के बारे में, कितने पदों से मिलकर ये जो 1 डायमेंशनल मोशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन बनता है, कितने अचर पदों से मिलकर ये बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है बेसिकली कितने टर्म से मिलकर बनता है, कितने वेरिएबल से मिलकर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसके जो टर्म होते हैं, जो इसके वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 6 टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे आपसे 5 के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है डिस्टेंस, सबसे पहला वेरिएबल जो होता है कौन सा होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। आज हम केवल इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, अंतर समझेंगे क्या होता है। दूरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं बच्चों, विस्थापन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं बच्चों, विस्थापन को बोलते हैं। स्पीड किसे बोलते हैं, चाल को बोलते हैं। स्पीड क्या है बच्चों, चाल। वेलोसिटी क्या है, वेग। और एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है। जो 6 टर्म होती है वो होती है जर्क। जो 6 टर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, जर्क। जर्क के बारे में हम बात करेंगे जब इन सब चीज़ों को फिनिश कर चुके होंगे। तो बेसिकली आप आज जो बात करने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों को, इन टर्म्स को समझने के कारण ही, इन टर्म्स की मदद से ही आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हों, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो। इनको समझे बगैर उनको सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है।
तो इसीलिए चैप्टर आज का इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके कुछ वेरिएबल्स को हम पढ़ेंगे आज, जो वेरिएबल्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला वेरिएबल हमारे सामने आता है वो वेरिएबल होता है बच्चों डिस्टेंस, दूरी। ये जो वेरिएबल सबसे पहला आता है हमारे पास वो कौन सा आता है? डिस्टेंस आता है, दूरी आता है। दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो दूरी क्या है बच्चों? आप ऐसा कह सकते हैं किसी रास्ते की कुल लंबाई को, किसी रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो किसी रास्ते की कुल लंबाई होती है उस कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दूरी बोलते हैं। ये जो दूरी होती है ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कभी भी डायरेक्शन को, इसको डिस्टेंस को शो करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस जो होता है बड़ा आसान होता है। स्केलर किसे बोलते हैं बच्चों? जिसे शो करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डिस्टेंस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और वो क्वांटिटी जिसे शो करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है या परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए कभी भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। फलस्वरूप हम इसे किस तरह की राशि मानते हैं? अदिश राशि मानते हैं। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। यदि इसका एसआई पद्धति में मात्रक देखा जाए तो एसआई पद्धति में मात्रक दूरी का क्या होता है बच्चों? दूरी को किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं? एसआई पद्धति में मीटर में। यदि इसी को सीजीएस पद्धति में बात करें हम तो सीजीएस पद्धति में इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेंटीमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सेंटीमीटर से। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m0 l1 t0। यानी कि हमें मास और टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी। दूरी के बारे में और भी पक्षों के बारे में बात करें भाई तो डिस्टेंस के बारे में दूसरे पक्ष क्या हो सकते हैं बच्चों? कि डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकती है? क्या डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है? क्या डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा जो पॉइंट मैं आज समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। जितनी भी अदिश राशियां हैं भौतिकी में, जितनी भी अदिश राशियां हैं, यदि ये किसी एंगल के बगैर होती है, किसी कोण के बगैर होती है, यानी कि विदाउट थीटा होती है, विदाउट एंगल होती है, तो वो राशियां प्रोबेबली पॉजिटिव ही होती हैं। कैसी होती बच्चों? पॉजिटिव ही होती हैं, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती बच्चों? नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती नेगेटिव और जीरो? जब तक कि ये क्वांटिटी, ये जो राशि है, एक राशि थीटा के साथ ना हो, एंगल के साथ ना हो, तब तक ये कैसी नहीं हो सकती? नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। हमेशा कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। तो दूरी को भी हम इस तरह से बोल सकते हैं। दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? चूँकि ये अदिश राशि, अदिश राशि होने के कारण ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती, जीरो हो सकती। क्या तीनों बातें बोलना सही होगा दूरी के केस में? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दूरी तो एक सिंगल क्वांटिटी है। सिंगल क्वांटिटी मतलब विदाउट थीटा है। विदाउट थीटा है तो विदाउट थीटा की कंडीशन में मैंने क्या बताया आप लोगों को? ये केवल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। तो हम ऐसा बोलेंगे बच्चों कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जीरो होती है, सभी हो सकती है। तो केवल कैसी होती है बच्चों? दूरी कैसी हो सकती है? केवल धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती। अगली जो हमारा वेरिएबल होता है, ध्यान रखिएगा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर करेंगे इसके बाद। अगला जो हमारा वेरिएबल होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। वो कौन होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन होता है। जो दूसरा वेरिएबल हमारा वो कौन होता है? विस्थापन होता है। अब विस्थापन को किस तरह से समझेंगे बच्चों? विस्थापन क्या है? अभी हमने दूरी की बात की थी कि किसी रास्ते की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसी तरह से विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी ही है।
विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी ही है। तो भाई दूरी और विस्थापन में अंतर कैसा? यदि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है तो दूरी और विस्थापन में अंतर किस तरह से, अंतर कहाँ से हुआ? तो दूरी और विस्थापन में अंतर एक जगह से होता है बच्चों, एक माध्यम से होता है कि विस्थापन एक तरह की दूरी तो है, लेकिन किस तरह की दूरी है? तो ध्यान से परिभाषा समझिएगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया बच्चों, प्रारंभिक बिंदु हो गया। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? अंतिम बिंदु हो गया। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया? अंतिम बिंदु हो गया। तो किसी भी रास्ते में प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की दूरी को, किसी भी रास्ते में या किसी भी पाथ की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्या बोल रहे हैं बच्चों? हम विस्थापन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दो बिंदुओं के मध्य, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम विस्थापन बोलते हैं। बात ये आती है यहाँ से निकल कर कि क्या विस्थापन और दूरी में रिलेशन बन सकता है? क्या विस्थापन दूरी एक ही जैसी क्वांटिटी होती है? तो नहीं। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है। इस पॉइंट ए से बी तक जाने का एक वे ये है, एक पाथ ये हो जाता है हमारे लिए, एक पाथ ये हो जाता है हमारे लिए, और एक ये हो जाता है। इस तरह से बी तक जाया जाता है। आप लोगों से इस तरह से बात की जाए कि बताइए दूरी कौन सी है? ए से बी तक की दूरी क्या है? ए से बी के बीच की दूरी क्या है? तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? क्या ये दूरी है? क्या ये दूरी है? क्या ये दूरी है? तो हमारा जवाब क्या होगा? तीनों ही दूरी है। ये तीनों ही क्या है? दूरी है। किस तरह से बोल रहे हैं हम लोग बच्चों? किस तरह से बोल रहे हैं? तीनों को दूरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दूरी की परिभाषा क्या बोली थी हमने? दूरी की परिभाषा क्या बोली थी हमने? किसी रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी रास्ते की कुल लंबाई को ही हम क्या बोल रहे हैं? दूरी बोल रहे हैं। तो ये रास्ते की कुल लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई होती है। लेकिन यदि बात की जाए विस्थापन की, किसकी बात की जाए? विस्थापन की बात की जाए, तो विस्थापन क्या है यहाँ पर? तो विस्थापन केवल एक जगह पे हो रहा है, ये विस्थापन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बच्चों? क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? न्यूनतम दूरी कौन सी है? तो न्यूनतम दूरी केवल ये एक ही है। न्यूनतम दूरी केवल ये एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? विस्थापन बोलेंगे। परिभाषा के थ्रू अपन इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। परिभाषा क्या है बच्चों? किसी रास्ते में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। आगे समझते हैं इसको, इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, ये कैसी क्वांटिटी है? विस्थापन कैसी क्वांटिटी है? विस्थापन कैसी राशि है? तो ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो वही होता है जो दूरी का होता है, यानी कि क्या बच्चों? मीटर। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है, यानी कि क्या बच्चों? सेंटीमीटर। इसका विमेय सूत्र भी वही होता है जो दूरी का होता है, m0 L1 T0। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? जब मात्रक वही है, विमेय सूत्र वही है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ समझिएगा, दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। सदिश होने के बिहाफ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी। यदि कोई राशि सदिश है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। भले थीटा हो या ना हो, थीटा हो या ना हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी स्केलर है, यदि कोई क्वांटिटी अदिश है, तो अदिश राशियों के बारे में हम क्या कहते हैं बच्चों? यदि वो विदाउट थीटा है तो केवल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव और जीरो नहीं होती है। लेकिन यदि विथ थीटा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन सदिश राशियाँ हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो कुछ भी हो सकती हैं। क्लियर है बच्चों दूरी और विस्थापन के बारे में? आप बच्चों इसमें आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, दूरी और विस्थापन के बीच में जो अंतर किया करने के बारे में। तो
दूरी और विस्थापन के बाद जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल आता है वो वेरिएबल होता है स्पीड। ध्यान देना बच्चों, आज हम केवल बेसिक बातें कर रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। क्या बातें कर रहे हैं? केवल बेसिक बातें कर रहे हैं। ये वेरिएबल्स क्या हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, स्केलर है या वेक्टर है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के सामने। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया जाएगा। यानी कि एक समान चाल क्या होती है, एक समान वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, इनके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और हाँ, एक और बात, कई सारे बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि सर आप जो डिस्प्ले में लिख रहे हैं ये इंग्लिश में लिख रहे हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो हो रही हैं वो इंग्लिश में हो रही हैं, आप हिंदी में भी इसको बताने का कोशिश करें। तो आप लोग बेफिक्र रहें, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो आपकी जो समस्या है अगले लेक्चर से दूर हो जाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड का बड़ा आसान सा फंडा होता है बच्चों, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चाल बोलते हैं। यानी कि चाल की परिभाषा बोले हम तो क्या बोल सकते हैं, दूरी या तय किया गया दूरी बटे दूरी तय करने में लिया गया समय। तय किया गया दूरी बटा दूरी तय करने में लिया गया समय क्या कहलाता है बच्चों, चाल कहलाता है। यहाँ से इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसकी एसआई पद्धति में यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई पद्धति में दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और ध्यान दीजिएगा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है बच्चों, एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड। यदि सीजीएस पद्धति में इसकी निकालता हूँ यूनिट तो निकलती है क्या बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड निकलती है। जब मैंने आपको यूनिट्स एंड मेज़रमेंट सिखाया था तो उसमें बोला था कि केवल एक ही राशि ऐसी है जिसके मात्रक सभी पद्धतियों में सेम होते हैं, वो कौन है, समय है। समय का मात्रक हर पद्धति में क्या होता है, सेकंड ही होता है। इसका विमेय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा बच्चों, एल, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी। अब चूंकि टी अपॉन में है, नीचे की तरफ है, इसको ऊपर लेके आते हैं तो एक ऐसा हो जाता है, इसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एम तो है ही नहीं, L1, टी कितना हो जाएगा बच्चों, -1। टी क्या हो जाएगा बच्चों, -1। कोई भी राशि नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, घात क्या हो जाती है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जो उसकी पावर होती है उसका सिंबल जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो रही बात यहाँ तक। दूरी कैसी राशि है बच्चों, तो ध्यान देना, दूरी अदिश राशि है। चाल जो है कैसी राशि बच्चों, अदिश राशि है। कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। अब इसको अदिश क्यों बोला भैया हमने, स्केलर क्यों बोला इसको, स्केलर बोलने का रीज़न क्या है? तो ध्यान देना बच्चों, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा वेक्टर्स, जो कि हम एक टॉपिक नया लेके आने वाले हैं। वेक्टर्स एक अलग फॉर्मेट होगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दूरी कैसी राशि थी बच्चों, अदिश राशि थी। समय भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। जब अदिश राशि में अदिश राशि का भाग दिया जाता है तो जो परिणाम आता है वो भी कैसा आता है, अदिश ही आता है। इसे बोलते हैं वेक्टर्स। इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर्स का बेसिक रूल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। अब अदिश राशि होते ही मैंने एक बात बताई थी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, विदाउट थीटा यदि अदिश राशि के बारे में बात की जा रही है तो वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेकिन विद थीटा बात की जाती है तो ऋणात्मक और जीरो हो सकती है। लेकिन यहाँ तो थीटा है ही नहीं, थीटा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दूरी हमेशा कैसी होती है बच्चों, धनात्मक होती है। कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? पहली बात तो यह अदिश राशि है, अदिश राशि होने के कारण केवल ये धनात्मक हो सकती है। अब ऋणात्मक या जीरो होने के लिए एक शर्त होती है, वो शर्त क्या होती है कि इसको विद थीटा होना पड़ेगा, यानी कि कोण के साथ होना पड़ेगा। यहाँ पे कोण का कोई जिक्र नहीं किया गया है, थीटा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं कि चाल कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। ये हमेशा कैसी होती है बच्चों, धनात्मक होती है। जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल था वो कौन था बच्चों, चाल था, स्पीड था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला वेरिएबल हम बात करते हैं। अगला जो वेरिएबल है हमारा वो कौन है बच्चों, वेलोसिटी है, वेग है। अगला जो हमारा वेरिएबल है वो कौन है बच्चों, वेग है,
वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ से सेम चीज़ें हैं, जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने अंतर समझा, उसी तरह से हम चाल और वेग के बीच में अंतर समझेंगे, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अंतर समझेंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका बेसिक लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के सामने, ताकि आप पहले वेरिएबल को समझें। आगे हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक समान चाल क्या है, एक समान वेग क्या है, त्वरण क्या होता है, किस तरह से इसको उत्पन्न किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वेग के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेग किसे बोलते हैं बच्चों? अभी जब हमने चाल देखा था तो चाल में क्या बोला था, किसी रास्ते में तय की गई दूरी बटा दूरी को तय करने में लिया हुआ समय। उसी तरह से वेग क्या होता है, किसी रास्ते में तय किया गया विस्थापन, किसी रास्ते में तय किया गया विस्थापन बटा उस विस्थापन को तय करने में लिया गया समय। वहाँ दूरी बटा समय था, यहाँ विस्थापन बटा समय। अंतर समझिएगा, अंतर समझना बड़ा ज़रूरी है। चाल और वेग के बीच में अंतर समझना बड़ा ज़रूरी है। उसी तरह से दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से वेग और चाल के बीच में अंतर देख रहे हैं। तो चाल क्या था बच्चों, दूरी बटा समय था, जबकि वेग क्या है, विस्थापन बटा समय है। मात्रक विमी सूत्र सेम निकल के आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अंतर समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मात्रक विमी सूत्र सब कुछ सेम हो जाते हैं इन दोनों के। मात्रक देखे एसआई पद्धति में, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या देखा था बच्चों, हमने मीटर देखा था। समय का मात्रक क्या देखा था, सेकंड देखा था, तो मीटर प्रति सेकंड, जो कि चाल का भी था। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि किसका था, चाल का भी था। विमी सूत्र इसका भी वही होगा जो चाल का था, m0 L1 T-1। क्यों? क्योंकि टी नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। तो जब मात्रक विमी सूत्र समान है तो अंतर समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। अंतर क्या है बच्चों कि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि में अदिश का भाग दिया जाता है, तो जो क्वांटिटी निकल के आती है वो भी सदिश ही आती है। यानी कि जो वेग है हमारा, वेग एक तरह की कौन सी राशि बन जाता है, सदिश राशि बन जाता है। कौन सी राशि बन जाता है बच्चों, सदिश राशि बन जाता है। और सदिश होते से ही हमेशा कह देते हैं जो भी क्वांटिटी सदिश है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और कैसी हो सकती है बच्चों, जीरो भी हो सकती है। तो हम इसके बारे में बात करें, चाल और वेग के बीच में बेसिक अंतर क्या है बच्चों कि चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल केवल धनात्मक होती है, ऋणात्मक या जीरो नहीं होती है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब कुछ हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो वेग और चाल के बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी निकाली यहाँ से। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा लास्ट वेरिएबल निकल के आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, वो कौन आता है बच्चों, एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है। कौन आता है बच्चों, एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है। तो सबसे पहले तो हम त्वरण के बारे में समझेंगे, त्वरण क्या है। तो ध्यान देना, पहले तो हम सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या बोला जाता है बच्चों, त्वरण बोला जाता है। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, त्वरण बोल रहे हैं। त्वरण की ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको हम सरल शब्दों में समझते हैं कि त्वरण होता क्या है। तो वेग में परिवर्तन समय के साथ कैसे होता है, जैसे सपोज करिए आप किसी कार में बैठे हैं और कार कैसे खड़ी हुई, विराम में खड़ी हुई है। कार कैसी खड़ी हुई बच्चों, विराम में खड़ी हुई है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसका वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। अभी ये इसका वेग क्या है, जीरो है, क्योंकि ये तो खड़ी है। आपने कार को चलाना शुरू किया, कार को जैसे ही चलाना शुरू किया उसका वेग क्या करने लगेगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। उसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर उसका वेग आगे जाके कहीं 3 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर उसका वेग आगे जाके कहीं 5 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर उसका वेग कहीं आगे जाके 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से क्या करता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ से 1 सेकेंड हुआ था यहाँ तक 2 सेकेंड हुए थे, यहाँ तक 4 सेकेंड हुए थे, यहाँ तक 8 सेकेंड हो गए। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे उसका वेग भी क्या करता गया, बदलता गया। वैसे वैसे उसका वेग भी क्या करता गया बच्चों, बदलता गया। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है उस समय के साथ साथ वेग में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, त्वरण बोलते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। समय के साथ साथ यदि वेग परिवर्तित होता है तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक निकाल के आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
लीनियर एक्सेलरेशन, अभी जो हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन है, या बात करें कि एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। जो हम आगे बात करेंगे ग्रेविटेशन वाले पार्ट में, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। परिभाषा सेम होगी, यूनिट सेम होगी, सब कुछ सेम होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वेग की यूनिट क्या थी, अभी हमने निकाली थी मीटर प्रति सेकंड। क्या निकाली थी बच्चों, वेग की यूनिट हमने मीटर प्रति सेकंड, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अरे पहले तो वेग की यूनिट लिखी हमने, फिर समय की लिखी। इसी को हम और सिंप्लीफाई करें तो इसकी यूनिट क्या निकल के आती है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। क्या आ जाती है इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि इसी को CGS पद्धति में लिखता हूँ मैं, तो CGS पद्धति में क्या हो जाता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाता है बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने जाता हूँ मैं, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनता है बच्चों, देखिएगा पहले तो हम वेग का निकालते हैं। तो वेग का क्या निकाला था अभी हमने, m0 L1 t-1, जबकि यहाँ t का क्या होगा, केवल t होगा, या t1 लिख दें। इसको ऊपर लेके जाते हैं, पावर चेंज होती है, मैंने बताया था आप लोगों को, पावर चेंज होगी तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, m0 L1 t-2। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है जिसे हम डायरेक्टली LT-2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, LT-2 भी बोल सकते हैं। इसके डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग क्या बोल सकते हैं, LT-2 भी बोल सकते हैं। m0 है तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान दीजिएगा ये सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर किस तरह से हुआ, ये वेक्टर किस तरह से हुआ। वेग कैसी राशि था, सदिश राशि था। समय कैसी राशि था, अदिश राशि था। इससे पहले मैंने आपको बताया था वेग में कि भाई किसी सदिश राशि में अदिश राशि का भाग दिया जाता है तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो कैसा होता है, सदिश ही होता है। कैसा होता है, सदिश होता है। ये वेक्टर्स रूल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, त्वरण भी एक प्रकार की सदिश राशि है। त्वरण कितने प्रकार का हो सकता है, अब जहाँ से बात आती है त्वरण कितने प्रकार का हो सकता है बच्चों, तो त्वरण भी कितने प्रकार का हो सकता है। अब वेक्टर है, सदिश है, तो सदिश होने के कारण हम क्या कह सकते हैं, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी प्रकार का हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होने का मेन रीज़न कौन है बच्चों, इसका वेक्टर होना, क्योंकि इसको दिशा की ज़रूरत पड़ती है। धनात्मक दिशा भी हो सकती है, ऋणात्मक दिशा भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, कई जगह ऋणात्मक त्वरण को हम एक शब्द के थ्रू प्रयोग करेंगे, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नाम देंगे जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मंदन, और इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। तो ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोला जाता है और धनात्मक को त्वरण ही बोला जाता है, एक्सेलरेशन ही बोला जाता है। तो ये थे आपके क्या चीज़ें बेटे, वेरिएबल्स। ये क्या थे आपके वेरिएबल्स थे, जो हमने किस में मदद करेंगे वेरिएबल, हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने में, एक सरल रेखा में गति को समझने में ये वेरिएबल हमें बड़ी मदद करने वाले हैं। आगे जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे या फिर इसके आगे की बातें करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था किसके बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की है, मोशन को समझा, मोशन कितने प्रकार का होता है। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। अगला जो हमारा पार्ट होने वाला है बच्चों, वो पार्ट इसी का अगला पार्ट होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट होगा। उस सेकंड पार्ट में आपको हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट पार्ट है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट के बगैर आगे के पार्ट को समझना संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत गहराई से समझा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए सभी लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे की चीज़ें देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।